सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। और जो आपके अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और यहाँ पर आज आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि वो विकल्पीय प्रश्न है उनको भी आज यहाँ पर इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत बालक तो आता ही है, साथ ही साथ बालक से ही समाज का निर्माण होता है और विषय वस्तु तो उपयोगी है ही शैक्षिक उद्देश्य में, क्योंकि बिना विषय वस्तु के हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 102 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो बालक के अंदर विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र भी आएगा, भावात्मक क्षेत्र भी आएगा और क्रियात्मक क्षेत्र भी आएगा। इन तीनों को मिला करके ही हम किसी भी बच्चे का व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विस्तार या फिर अनुप्रयोग। दोस्तों, बोध में आप सभी को मैंने बताया है कि सबसे पहले जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसमें आता है ज्ञान। टीचर बच्चों को नॉलेज देते हैं और बच्चे उसका बोध करते हैं, यानी कि उसको समझते हैं और फिर उसका अनुप्रयोग करते हैं। तो बोध में अनुप्रयोग नहीं आता है, अनुप्रयोग बोध के बाद आता है, तो इसीलिए जो अनुप्रयोग है ये इसका अंग नहीं है। ठीक है, बाकी अनुवाद, विवेचना, विस्तार ये सब बोध के अंतर्गत आते हैं। ये सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न है और आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पिछले ईयर्स में भी पूछे गए क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप लोग पढ़ करके अपने एग्जाम में जाइए। तो अब क्वेश्चन नंबर 104 है, रॉस का कथन है, इसमें से कौन सा रॉस का स्टेटमेंट है? बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही कहा है रॉस ने। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार कई साल बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा गया है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बहुत ही छोटा सा ये स्टेटमेंट है इनका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होता है, जो शोधकर्ता है जो समस्या को सॉल्व करता है या समस्या का हल ढूंढता है, वो उत्पादक भी होगा और उपभोक्ता भी होगा, क्योंकि वो खुद उस समस्या को सॉल्व कर रहा है और समस्या को सॉल्व करने के बाद उसी को आसानी होगी चीजों को अच्छे से करने में, तो उसका उपभोग भी वही करेगा। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हमने बनाया है तो उस प्रोडक्ट का हम ही उपयोग कर रहे हैं, तो हम ही उत्पादक भी हो गए, हम ही उपभोक्ता भी हो गए। सेम इस तरीके से जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसका हम खुद ही हल कर रहे हैं, फिर उस समस्या से जब हमें निजात मिल गई तो भी उसका फायदा हम ही को मिल रहा है। तो उत्पादक और उपभोक्ता हम दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABS से सभी को। तो दोस्तों, जो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है वो सभी को है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो BSA हो, कोई भी हो, सभी को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं, स्टीफन M कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? क्रियात्मक शोध, मौखिक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है? विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या फिर समाजमिति। तो ये होता है दोस्तों मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं, व्यापक मूल्यांकन का आशय किससे होता है? तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों के मूल्यांकन को ही हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे या फिर एस एस स्टीवेंस, जी सी हेल्मस्टेडर या फिर ब्रेडफील्ड। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है स्टीफन एम कोरे। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? 2009 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 में। ऑप्शन नंबर अ जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? रीता हो, गीता हो, सीता हो, कोई भी हो, इस तरीके के जो प्रश्न है जिसमें इस तरीके से अंक प्राप्त करना बताया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो अंक होता है प्रतिशत, अगर यहाँ पर रीता ने भाषा में 70% मार्क्स प्राप्त किए ऐसा भी लिखा होता तो वहां पर भी राइट आंसर क्या होता? मापन होता। जहां पर अंक औसत प्रतिशत में बात होती है वहां पर मापन होता है। तो ऑप्शन आ जो है मापन सही हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 113 है। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1957 में, 1958 में, 1956 में या 1955 में? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो विकसित हुई थी वो 1956 में हुई थी और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2018 में भी आया है और 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सारे विषयों की मास्टर क्लास को अच्छे से देख करके और पढ़ करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि मास्टर क्लास को अगर पढ़ करके जाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। हर विषय की मुश्किल से 2 घंटे की क्लास है। हर विषय को 2 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है। तो अगर अच्छे से आप पढ़ करके जाओगे तो आसानी से आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप में से किसी का किसी भी विषय में बैक ना लगे। इसके लिए आपको मेहनत से सारे विषयों को पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर दोस्तों। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक इसमें से कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन या इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस? तो दोस्तों राइट आंसर है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज या फिर सभी को? तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने आगे भी देखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सभी को। मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता होती है सभी को होती है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो समाज हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो। क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो सामान्य रूप से जो मूल्यांकन होता है इसके 3 पक्ष होते हैं और यहाँ पर एक भी आंसर सही नहीं दिया है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और कहीं कहीं क्रियात्मक के बाद कौशलात्मक भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो कौशलात्मक को लेकर के 4 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम 4 को भी सही लगा सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, सामान्य रूप से मूल्यांकन के 3 पक्ष ही होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो मूल्यांकन हम किसका करते हैं? बच्चे का करते हैं, विद्यार्थी का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 118 है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या सत्र प्रारंभ से लेकर के विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सत्र प्रारंभ से लेकर के सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, और यही राइट आंसर है कि यानी कि जब बच्चे का सत्र प्रारंभ हो रहा है, नई कक्षा में जब से जा रहा है तब से लेकर के लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते रहना, वो कितना सीख रहा है इसका पता लगाते रहना। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3 या फिर 5? तो शैक्षिक शोध को सामान्य रूप से 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों जो शैक्षिक शोध होता है ये 3 प्रकार का होता है, इसको 3 वर्गों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला है ऐतिहासिक शोध, दूसरा है विवरणात्मक शोध या वर्णनात्मक शोध, और तीसरा होता है प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। और अगर खाली एग्जाम में ये पूछता है कि शोध कितने प्रकार का होता है, तो शोध भी 3 प्रकार का होता है, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में ही 3 ही आपको लगाना है क्योंकि 3 ही होते हैं। ठीक है,
तो अगर सिंपली शोध पूछता है, शोध कितने प्रकार का होता है, शोध को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भी 3 ही वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 120 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी नवाचार के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये सभी आते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन मूल्य आंकना नहीं आता। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र, बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाने से है। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या हमारी समाधान भी हमारा। तो ये कितना आसान सा प्रश्न है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकीय विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो होता है निष्कर्ष, जिसमें हम देखते हैं कि आखिर में समस्या का हल या रिजल्ट हमें क्या मिला। क्वेश्चन नंबर 126 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक। अब दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अगर बच्चे को याद है, यानी कि उसकी स्मृति में अगर ये प्रश्न याद है, तो आसानी से इसका जवाब वो दे पाएगा। तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है, यानी कि याद करने संबंधी। क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस या सभी। तो ये सब सामुदायिक सहभागिता में पार्टिसिपेट, ये सब नवाचार ही है, चाहे एनसीसी हो, चाहे स्काउटिंग हो या रेड क्रॉस संस्था हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं, इनमें से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वो विकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में आते हैं। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया, पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक, सारे विषयों के आपको प्रदन पवन सीरीज की वीडियो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, केवल आप पढ़ाई करना चाहते हो और कम से कम समय में सभी विषयों में अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। हर विषय की वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी, सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राधन पवन सीरीज की वीडियोस और उनकी पूरी पीडीएफ। तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कोर्स को ले लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका पूरे यूट्यूब पर एकमात्र चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ही है जो आपके लिए रेगुलर मेहनत करते आ रहा लगातार 4 सालों से, और आगे भी मेहनत करता रहेगा ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।